आज हम लोग इकाई जनन के अध्याय 3 मानव जनन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो 2 अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है उसमें भी आपने जनन के विषय में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिससे आपको जनन का एक जनरल आइडिया हो चुका है। पादपों में जनन, जंतुओं में जनन, लेकिन केवल मनुष्य में जनन का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जितने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बिंदु निम्नानुसार मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, मानव जनन में हम सबसे पहले सामान्य परिचय, जिससे आप लोग पहले भी परिचित हो चुके हैं क्योंकि 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। इसके बाद जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो इसके बेसिक लक्षणों पर चर्चा करेंगे। आधारी लक्षण पर, और तीसरा हम लोग सीधे मानव जनन पर चर्चा करेंगे, यानी मनुष्य में प्रजनन। मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, इसमें प्रजनन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। तो मनुष्य में प्रजनन, मनुष्य में प्रजनन के अंतर्गत भी हमको बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करना है, लेकिन पहले हम परिचय मानव जनन यानी जनन के परिचय पर आते हैं कि जैसा कि आप लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि जनन का मतलब होता है सभी जीवों में अपने ही समान जीव को पैदा करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। वैसे तो जीवों में बहुत सारे जैविक लक्षण होते हैं। जो जीव जीवित के अंतर्गत आता है उसमें श्वसन, उत्सर्जन, पाचन सभी क्रियाएं होती हैं और प्रचलन, लेकिन जनन उसका अनिवार्य जैविक लक्षण होता है क्योंकि इससे वो अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। आज हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो जनन के कारण है और आगे भी जो जीवन रहेगा पृथ्वी पर वो जनन के कारण है। सभी जीव जनन करके अपने ही समान जीव को, अपनी ही जाति के जीव को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, जीवन की निरंतरता के लिए। तो इस आगे चल के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको री प्लस प्रोडक्शन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी बार बार प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे रिप्रोडक्शन, यानी प्रत्येक जीव जो जनन से बना है वो फिर जनन करके और भी जीव को बनाएगा, क्योंकि प्रत्येक जीव का जीवन काल निश्चित होता है। सबसे पहले वो पैदा होता है, अपने जीवन काल को पूरा करता है और फिर उसमें जीर्णता आती है और उसके बाद वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका इस पृथ्वी पर अस्तित्व इस प्रक्रिया के कारण बना रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जनन। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन। जनन के आधारी लक्षण, जिसमें सबसे पहले जहां पर जिस भी जीव में जनन होता है, जनन कोशिकाओं में भी होता है, तो सबसे पहले जनन में खूब सारे प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। जब एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी तो दोनों कोशिका में जब डीएनए आधा आधा हो जाएगा तो वो अपनी पूरी कॉपी बनाने के लिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण करेगा। तीसरा, जनन इकाइयों का निर्माण। जनन इकाइयों को हम लोग युग्मक भी कहते हैं, इकाइयां, जनन इकाइयों का बनना, जिनको क्या बोलते हैं, गैमेट। तो गैमेट्स का बनना, ठीक। ये गैमेट जो है, ये अगर दोनों प्रकार के गैमेट, नर और मादा गैमेट एक ही जंतु में बनते हैं, है ना, तो ऐसे जंतु को हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। और अगर एक प्रकार का गैमेट एक ही जंतु में बनता है तो ऐसे जंतु मोनोसेक्सुअल होंगे। चूंकि हम लोग यहाँ मानव में जनन पढ़ रहे हैं तो एक लिंगी प्राणी के अंतर्गत मानव आता है। जनन इकाइयों का बनना, इसके बाद
जनन इकाइयों के बनने के बाद कोशिका विभाजन, कोशिकाओं क्योंकि भ्रूण बनता है तो कोशिका विभाजन होता है, और लास्ट में वृद्धि के द्वारा एक शिशु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये जनन के आधारी लक्षण होते हैं। अब हम लोग मनुष्य में प्रजनन में पहुंचते हैं। मनुष्य में प्रजनन में सबसे पहले मनुष्य के प्रजनन की एक सामान्य जानकारी। मनुष्य एक सबसे विकसित प्राणी है। आपने देखा होगा कि जब हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में जो कि सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा मॉडिफाइड, जिस रूपांतरित बॉडी हमारी कहलाती है, हम सबसे अधिक विकसित हैं, तो इसलिए हम में प्रजनन सबसे ज्यादा जटिल होगा। और हमारे मनुष्य में प्रजनन जो है वो उसको हम कितने प्रकारों से पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मनुष्य जो है वो एक डायोसियस प्राणी है। डायोसियस प्राणी का मतलब होता है कि इसमें नर युग्मक नर में और मादा युग्मक का निर्माण मादा में होता है, यानी इनमें लिंग पृथक होते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो कहेंगे लिंग पृथक पृथक होते हैं, पृथक पृथक, यानी लिंग पृथक पृथक का मतलब नर जनन अंग नर की बॉडी में होगा, यानी पुरुष कहलाएगा वो, और मादा जनन अंग मादा की बॉडी में होगा, जिसे मादा या स्त्री कहेंगे। एक ही बॉडी में दोनों प्रकार के जनन अंगों का निर्माण नहीं होगा, और ये जनन अंग जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंगों में बांटे जा सकते हैं, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा मनुष्य में जो प्रजनन या जनन होता है वो सबसे अधिक विकसित केवल लैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है और जो मिलकर निषेचन क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक जाइगोट एक ही कोशिका होती है जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। आज हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बन चुकी हैं और हमारा शरीर बहुत ज्यादा रूपांतरित हो चुका है, लेकिन इसका निर्माण एक ही कोशिका जाइगोट से हुआ है। तो मनुष्य में प्रजनन जो है को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर डालते हैं मनुष्य में प्रजनन। मनुष्य में प्रजनन में सबसे पहले हमको पढ़ना होगा नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग, चूंकि मनुष्य सबसे अधिक विकसित है तो इसमें नर जनन तंत्र कार्य करता है, तो नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद नर जनन तंत्र के बाद पढ़ेंगे पुरुषों में यौन आरंभ। यानी पुरुष में यौन आरंभ कब से स्टार्ट होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, हम लोग नर जनन तंत्र को पढ़ने के बाद, चूंकि मनुष्य में सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी लिंग पृथक होते हैं, तो नर जनन तंत्र और पुरुषों में यौन आरंभ पढ़ने के बाद हम मादा जनन तंत्र को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे मादा में यौन आरंभ या स्त्रियों में यौन आरंभ में होने वाले चेंजेस, यौन आरंभ, और इसके पश्चात मादा प्रजनन चक्र पर चर्चा करेंगे। मादा प्रजनन चक्र, क्योंकि आपको मालूम है कि मादा में ओवम का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण एक चक्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग मादा प्रजनन चक्र कहते हैं। तो इस पर भी चर्चा करके आज इतने बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर हमको चर्चा करना है, और इनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है वो आपको लास्ट में बताए जाएंगे। मानव जनन में सर्वप्रथम हमने नर जनन अंग
की रचना पढ़ना है। इसको सबसे पहले हम लोग लिस्टेड कर लेते हैं कि मानव के नर जनन अंग में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो सबसे पहले वन पेयर यानी कि एक जोड़ी वृषण, तो वृषण को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण। वृषण से एक जोड़ी इपिडिडाइमिस निकला होता है, इपिडिडाइमिस नाम की रचना पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे एक जोड़ी वासा डिफरेंशिया, जिसको शुक्र वाहिका कहते हैं, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया शुक्र वाहिका की जोड़ी मिलती है। इसके बाद शुक्राशय, वन पेयर शुक्राशय, शुक्राशय को सेमिनल वेसाइकल कहा जाता है, सेमिनल वेसाइकल। इसके पश्चात कॉमन पाइप यूरेथ्रा, जिसको मूत्र मार्ग भी कहते हैं, यूरेथ्रा वो एक ही होता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और कुछ सहायक ग्रंथियां, कुछ सहायक ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो जनन में मदद करती है, एंड काउपर्स ग्लैंड। और पुरुषों का बाह्य जनन अंग पेनिस। इतने टॉपिक पर हमको नर जनन अंग में चर्चा करना है। सबसे पहले इन जितने भी नर जनन अंग के पार्ट हैं, इनमें से हम ये देख सकते हैं कि इनमें से कुछ को हम प्राथमिक जनन अंग कह सकते हैं। ये ऐसे जनन अंग जो युग्मक के निर्माण और हार्मोन के सिक्रेशन या स्त्रवण से रिलेटेड होते हैं, उनको प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग के बाद ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब द्वितीयक जनन अंगों में आते हैं। में आते हैं, ठीक। अब इसके बाद प्राथमिक जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण होगा और द्वितीयक जनन अंग उसके बाद पूरी जनन की प्रक्रिया में हेल्प करेंगे। इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग से हमारा जनन अंग, जनन तंत्र तैयार हो जाता है। ये नर जनन अंगों की सूची है। इसके बाद एक चित्र के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं कि इन जनन अंगों के क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा जो जनन अंग है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे तो आपने पहले ये किडनी है, किडनी से यूरेटर आता है, यूरेटर यानी जो यूरिन को लेकर आता है, यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, किडनी ब्लड को छानकर यूरिन का निर्माण करती है। और आपने देखा होगा यहाँ पर मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लडर, और मूत्राशय के द्वारा यूरेथ्रा नाम के पाइप से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसी में मैं जनन तंत्र को आपको इस प्रकार बताऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तंत्र आपस में घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती, उदर गुहा, वो यहां तक होती है। इस उदर गुहा के बाहर, इस उदर गुहा के बाहर वृषण पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस या वृषण जो है, ये उदर गुहा के बाहर एक कोष में रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वृषण कोष। ये वृषण कोष, इस वृषण कोष में, जिनको स्क्रोटम भी कहते हैं, स्क्रोटम या वृषण कोष, ये वृषण हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी भ्रूणी अवस्था में तो उदर गुहा के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बाद वृषण कोष में बाहर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उदर गुहा की अपेक्षा इस स्क्रोटम का या वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी देहगुहा के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और शुक्राणु के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कम टेम्परेचर में शुक्राणु निर्माण आसानी से होता है। ये टेस्टिस हैं, जिनको हम लोग वृषण कहते हैं। ये वृषण
कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, जिनको संयोजी उत्तक कहते हैं। और उसके ऊपर ये इपिडिडाइमिस दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी इपिडिडाइमिस दिखाई दे रहा है, और यहां से एक नली ऊपर की ओर जाती दिख रही है, इसका नाम है वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया नली जो है ये यहां से घूमकर जब नीचे की तरफ आती है तो एक फूली हुई रचना बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, जो हमने लिखा है शुक्राशय। और उसके बाद जब ये जाकर यूरिथ्रा से मिलती तो वहीं पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये पाइप फिर आगे बढ़ता है, फिर इसे यहां पर हम कहने लग जाते हैं स्खलन वाहिनी। यहां से इसका नाम बदल जाता है, स्खलन वाहिनी हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद से। अब इसके बाद यहां पर काउपर्स ग्लैंड आती है, ये भी एक चिपचिपा द्रव निकालती है जो स्पर्म को बहने में मदद करता है। उसके बाद ये स्खलन वाहिनी जो है ये यूरेथ्रा में चेंज हो जाती है, और ये बाहरी आवरण कहलाता है पेनिस। और इस पेनिस का सामने का हिस्सा जो है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है फूला हुआ, उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इस ओपनिंग हम लोग बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, यानी यहां से मूत्र भी बाहर निकलेगा और शुक्राणु भी बाहर निकलेंगे। शुक्राणु के बाहर निकलने के लिए भी और मूत्र के दोनों के निकलने के लिए कॉमन मार्ग है, इंग्लिश में इसको यूरिनोजेनाइटल एपर्चर कहते हैं। देखो बच्चों, आप लोग को बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में के वर्ड जो है बायोलॉजी के इजी होते हैं, सरल होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। हिंदी में बायोलॉजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमको आसानी से याद नहीं होते, इसलिए हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी हम लोग इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं, और मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये टेस्टिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण। टेस्टिस के ऊपर ये देखिए, ये एक तरफ कनेक्टिव टिश्यू का आवरण जो है, इसके अंदर खूब पतली नलिका रहती है, जिसको हम लोग इपिडिडाइमिस कह रहे हैं। ये हो गया इपिडिडाइमिस, और ये है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, यहां पर फूला हुआ भाग, इस वासा डिफरेंशिया का ये फूला हुआ भाग कहलाता है शुक्राशय, या इसी को हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल ये फूला हुआ भाग होता है, और यहीं पर स्पर्म स्टोर भी होते हैं, और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इसका सिक्रेशन इस रास्ते को चिकना बनाता है, जिसके कारण स्पर्म को बहने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो है वो मेन सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। शुक्राणु निर्माण देखने के लिए हमको टेस्टिस का की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट से ये पूरे स्ट्रक्चर जितने भी हमने बनाए इसको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस टेस्टिस के बारे में, जो मेन सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है। इसमें अगर टेस्टिस का हम लोग टीएस काटते हैं तो हम इसकी हिस्टोलॉजी में औतिकी का अध्ययन कर पाएंगे। तो वृषण की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी, जिसमें इसके उत्तकों का कोई भी औतिकी बिना सेक्शन काटे नहीं समझाई जा सकती। तो हम यहां देखते हैं कि औतिकी को समझने के लिए हमको वृषण का अनुप्रस्थ काट काटना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का टीएस, तो टेस्टिस का टीएस काटेंगे जो हमारा मेन सेक्स ऑर्गन है। अब देखते हैं कि हम उस टेस्टिस के टीएस में, तो टेस्टिस का टीएस काटने पर सबसे बाहरी आवरण जो हर इंटरनल ऑर्गन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। वैसे इसका पूरा नाम विसरल पेरिटोनियम है, लेकिन इसको
सामान्य भाषा में हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। और अंदर की तरफ इसमें कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी नलिकाएं, करीब करीब 400 से 600 नलिकाएं पड़ी होती हैं, लेकिन वो नलिकाएं चूंकि हमने अनुप्रस्थ काट दिया है तो वो सब नलिकाएं कटी हुई अवस्था में यहां पर आपको एक सर्कल के रूप में दिखाई देंगी। जैसे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कट गई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कटने के बाद अब वो हमको गोल दिखाई देगी लंबी, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्र जनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो शुक्र जनन नलिका के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम का आवरण होता है। और जर्मिनल एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसी से बनते हैं युग्मक। हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की सेल है। पूरे शरीर में सोमैटिक कोशिका है, सोमैटिक कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका होती है जर्मिनल सेल यानी जनन कोशिका। इस जनन कोशिका में केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बाकी सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जैसे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, ये सब समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो आवरण है वो है जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। ये जर्मिनल एपिथेलियम की अगर बात करें तो जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू में आप ये देखेंगे, आप पढ़ चुके हैं आप 11th में, तो जर्मिनल एपिथेलियम एक ट्यूबाइडल घनाकार उपकला की बनी होती है। घनाकार उपकला में सबसे ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि इसको लंबे समय तक विभाजन करना है। क्योंकि आपको मालूम है पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण जो एक बार चालू हुआ वो 45 वर्ष तक चलता रहता है। एक बार शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट होने के बाद वो 45 वर्ष तक चलता रहता है। और 45 वर्ष के बाद भी हम देखते हैं तो शुक्राणु निर्माण की दर अगर कम हो जाती होगी, लेकिन शुक्राणु निर्माण जो है वो लगातार चालू रहता है। उसका कारण है जर्मिनल एपिथेलियम में कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि टेस्टिस के चारों ओर पेरिटोनियम का आवरण होता है, इसके बाद भी टेस्टिस में अंदर की तरफ एक और आवरण होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी हमारे वृषण के चारों तरफ अंदर की तरफ पाया जाने वाला एक आवरण है जो केवल वृषण में मिलेगा। ट्यूनिका एनलेयर एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हम देखते हैं कि हमने जितनी भी शुक्रजनन नलिकाएं जो 400 से 600 थी, जो हमारे अनुप्रस्थ काट के डायग्राम में कट चुकी है, कटने के बाद स्फेरिकल यानी गोल दिखाई दे रही है, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में चूंकि मैट्रिक्स ज्यादा होता है इसलिए और सेल्स कम होती है, इसलिए ये दो टिश्यूज को जोड़ने के लिए कार्य करता है। अब हम यहां देखते हैं कि एक शुक्रजनन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम का आवरण है, प्लस यहां पर बीच बीच में एक लंबे आकार की कोशिकाएं होती हैं जो बनते हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्योंकि यहां पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में डिवीजन चलता है, एक बार जब प्यूबर्टी यानी कि यौना आरंभ हुआ तो 14 वर्ष के बाद से जो इसमें शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लगातार इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा यहां पर शुक्राणु का निर्माण होता रहता है, जिसमें कई बार फूड की आवश्यकता पड़ने पर इन सेल्स को, जिसको सर्टोली सेल कहते हैं, इनको बचा लिया जाता है, इनसे एनर्जी लेने में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें भी होगा। चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में हम देखते हैं ये सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए, विकसित होते शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए, और इसके बाद यहां पर शुक्राणु निर्मित हो रहे हैं। ये प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे वहां तक। लेकिन आज हम लोग को केवल जनन अंगों के बारे में जानकारी लेना है। इसके बाद ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तीसरा भी वही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें भी हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल को बना के इसके चित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर स्पर्म का, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये तो प्राथमिक जनन अंग है, इसका एक कार्य और मेन कार्य, इसका मेन कार्य शुक्राणु निर्माण जो यहाँ चल रहा है, जो कि कम टेम्परेचर पे होता है। इसलिए
वृषण को बाहर स्क्रॉटम में रखा गया है, वृषण कोश में, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और शुक्राणु निर्माण के लिए कम टेम्परेचर आवश्यक होता है। इसके बाद यहां पर बीच में पीले रंग की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। बीच बीच के कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतक में पीले रंग की कोशिकाओं के समूह को हमको बोलते हैं सेल ऑफ लिडिक, साइंटिस्ट के नाम पर नाम है, या इंटरस्टिशियल सेल, हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल। नामांकन बच्चों आपको इंग्लिश में ही करना है। आपने देखा होगा कि आपको हिंदी मीडियम की जो आपकी बुक है उसमें भी जितने भी डायग्राम बने सब में इंग्लिश में नामांकन है, क्योंकि ये जो नाम होते हैं ये इंग्लिश में ज्यादा सरल और छोटे होते हैं, आसानी से ज्ञात होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। इंटरस्टिशियल सेल या सेल ऑफ लिडिक जो है ये वास्तव में एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, एंडोक्राइन यानी अंतस्त्रावी रचना है, और ये वही हार्मोन निकालेगी जो रिप्रोडक्शन में यानी जनन में सहायक होंगे। इनके द्वारा आपको मालूम है जो हार्मोन निकलते हैं एंड्रोजेंस, वो एंड्रोजेंस वास्तव में एक हार्मोन नहीं है, हार्मोन का ग्रुप है। उस एंड्रोजेंस ग्रुप का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो एंड्रोजेंस को ये निकालेगी, है ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड्रोजेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि 14 साल के बाद दिखाई देते हैं, इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के इस हार्मोन चेंज के कारण दिखाई देते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, जो हम लोग अभी यौना आरंभ में चर्चा करने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर के बाद आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि टेस्टिस के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर शुक्राणु निर्माण होगा। अब शुक्राणु का निर्माण कम टेम्परेचर में होने के बाद अब शुक्राणु जो है जिन नलिकाओं के माध्यम से इपिडिडाइमिस तक आएंगे उन नलिकाओं को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। जितनी भी शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये जो आपको दिख रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां से एक एक नली जब शुक्राणु को लेकर निकलेगी अंदर ही रहेगी वो, उसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जब आकर एक जगह मिल जाएगी तो वो टेस्टिस का एक टर्मिनल पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं रीड टेस्टिस, और वहां से वो एक 6 मीटर लंबी नली में प्रवेश करती है जिसका नाम है इपिडिडाइमिस, और इस इपिडिडाइमिस में शुक्राणु का पोषण, स्टोर, ये सभी होता है। इसके बाद जब ये बाहर इपिडाइमिस के बाद ये नलिका ऊपर की तरफ निकलती है तब इसका नाम होता है शुक्रवाहिका यानी कि वासा डिफरेंसिया। नसबंदी के दौरान वासा डिफरेंसिया को ही काट के बांधा जाता है, ये आप लोग अभी चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे जिसके वैसेक्टोमी कहते हैं। वासा डिफरेंसिया के कारण उसका नाम वैसेक्टोमी पड़ा है, क्योंकि यहां से स्पर्म आगे बढ़ेंगे और इजैकुलेटरी डक्ट तक जाएंगे। तो जब स्पर्म यहां से आगे बढ़ते हैं और 30 सेंटीमीटर करीब लंबी है ये, आगे बढ़ने के बाद इनको एक बीच में एक टर्मिनल पॉइंट आता है सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। शुक्राशय के बाद इस नली का नाम हो जाता है स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट। उसके जस्ट बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक चिपचिपा पतले दूध के समान स्राव निकालती है जो स्पर्म को बहने में, अंदर की नली को चिकना करता है, जो स्पर्म को बहने में सहायक होता है। तो हम यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम लिख देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद स्खलन नलिका जब आगे बढ़ती तो एक और ग्लैंड आती है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड जो हम लोग पहले ही लिख चुके थे, ये काउपर्स ग्लैंड भी चिपचिपे द्रव का स्राव करती है। इन दोनों ही द्रव के माध्यम से स्पर्म को बहने में सुविधा मिलती है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट यहां से होते हुए पेनिस के अंदर से होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा बाहर खुलती है। चूंकि ये एपर्चर यूरिन को भी बाहर निकालता है, इसलिए इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर या यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। मूत्र जनन छिद्र, जहां से जब शुक्राणु निकलेंगे तो मूत्र का रास्ता बंद रहेगा और जब मूत्र निकलेगा तो शुक्राणु का रास्ता बनेगा, लेकिन मार्ग कॉमन है। इस प्रकार ये पूरे जनन अंगों को पढ़ने के बाद और साथ ही साथ टेस्टिस का टीएस पढ़ने के बाद यानी कि अनुप्रस्थ काट पढ़ने के बाद हम लोग अब ये पढ़ सकते हैं कि पुरुषों में यौना आरंभ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसी इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल के एंड्रोजेंस हार्मोन्स के कारण होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन आपको आगे भी मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भी एक सेक्स हार्मोन निकालती है, वहां पर भी हमको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दर्शाने वाले हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुषों में यौनारंभ यानी मेल में प्यूबर्टी। अब आपको मालूम है प्यूबर्टी का जो टाइम है हमारे शरीर में, हमारा शरीर इतना अधिक विकसित है कि हमारे जो सेक्स ऑर्गन है एक समय के बाद एक्टिव होते हैं जब हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी में 14 वर्ष के पश्चात, 12 से 14 वर्ष के पश्चात से लेकर 18 वर्ष तक हम में ये चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंजेस जो हमें आता है वो ये आता है कि हमें शुक्राणु निर्माण, हमारे टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण चालू हो जाता है। जो पहले नहीं हो रहा था। अब ये शुक्राणु निर्माण कैसे चालू हुआ? तो ये शुक्राणु निर्माण जो है ये चालू होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। उस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के दो सब हार्मोन होते हैं जिनको हम लोग FSH और LH कहते हैं। उसके कारण शुक्राणु निर्माण प्रेरित होता है और वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद शुक्राणु निर्माण के चालू होने के बाद दाढ़ी मूंछ का आना ये हार्मोनल के कारण होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और आवाज का भारी होना। आवाज भारी होना डिपेंड करता है हमारे लैरिंग्स पर। हमारा लैरिंग्स जो है पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में सेम साइज का होता है, लेकिन जब हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो पुरुषों में वो लैरिंग्स जो है उसका आकार बढ़ जाता है। उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। उस समय जब उसका आकार बढ़ जाता है और आवाज में भारीपन आ जाता है, ये एक प्यूबर्टी यानी यौना आरंभ में होने वाला चेंज है, आवाज का भारी। कंधों का चौड़ा होना और शरीर का बलशाली होना। और जनन इकाइयों का बनना, यानी जिसको मैंने पहले लिख दिया था आपको कि शुक्राणुओं का निर्माण। इतने मुख्य चेंजेस को हम लोग यौना आरंभ में रखते हैं। यौनारंभ, तो यौना आरंभ, पुरुषों में यौना आरंभ में आप देखते हैं कि मुख्य इतने चेंजेस पाए जाते हैं। इसके पश्चात अब हम सीधे मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मनुष्य में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो है दोनों अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र स्त्रियों में होता है और नर जनन तंत्र पुरुषों में होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र का है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मादा प्रजनन तंत्र में कितने अंगों को शामिल किया गया है। तो मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत ये दूसरा है। कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो सबसे पहले वन पेयर ओवरी यानी अंडाशय, ये मुख्य प्रजनन अंग होता है, क्योंकि ये प्राथमिक प्रजनन अंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यही ओवम का निर्माण करेगा। इसके बाद ओवरी से निकलने वाली ओविडर, ये भी वन पेयर होती है, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडर या फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब के बाद तीसरे नंबर पे जब दोनों तरफ की फैलो ट्यूब आके मिलती है तो बनता है वन यूटेरस। पेयर में वन यूटेरस, यूटेरस यानी गर्भाशय। गर्भाशय जहां पर भ्रूण का विकास होता है उसको गर्भाशय कहते हैं। इसके पश्चात यूटेरस के पश्चात हम लोग आते हैं यहां पर वन
वेजाइना या वेजाइनल ओपनिंग, है ना, और एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां हैं। जो प्रजनन में सहायक होती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड, वो सब यहाँ पर सहायक ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। अब इन अंगों को के बारे में डिटेल अध्ययन करने के लिए हम इनको एक चित्र के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। एक मादा प्रजनन तंत्र का चित्र जो है वो इस प्रकार का होता है, जो कि उदर गुहा में ही स्थित होता है, क्योंकि अंडाणुओं के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर ही अंडाणु का निर्माण हो सकता है। और अंडाणु का निर्माण शुक्राणु के निर्माण से हटके है, ये एक लंबी प्रोसेस है जिसको एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसका ये नीचे का झालरदार हिस्सा इनफंडिबुलम कहलाता है। उसके बाद एक सकरा हिस्सा आता है, फिर उसके बाद यहां गर्भाशय, सर्विक्स, ये वेजाइनल पार्ट, और यहां पर होती है वेजाइनल ओपनिंग, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा, ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहां से, ये जो आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी, ओविडक्ट या अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी के पास में यहां पर मीजो ओवेरियम नाम के टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से ओवरी लगी होती है, जो जनन काल के दौरान, जनन काल यानी फिर से वही प्यूबर्टी यानी यौना आरंभ वाली बात आ जाती है, जनन काल के दौरान इसका साइज बढ़ जाता है। ये हमारे पास 1 पेयर है, अंडाशय हमारे पास 1 पेयर होते हैं, जिसमें ओवम के निर्माण के समय ये आकार में बढ़े हुए दिखाई देते हैं। यौना आरंभ के बाद इनके आकार में बढ़ोतरी हो जाती है ना। यहीं पर ओवम का निर्माण हो रहा है। ओवम का निर्माण एक साइकिल के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जब ओवम का फॉर्मेशन यहां पर चलेगा, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद यहां से निकलने वाले ओवम को इस फैलोपियन ट्यूब में, सबसे पहले ये सीलोम है, ये हमारी बॉडी कैविटी है, जिसको हम लोग सीलोम कहते हैं। सीलोम में ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद ओवम जो है वो यहां से इनफंडिबुलम वाले एरिया से ओविडक्ट में प्रवेश करता है। और याद रखेंगे कि इसी इनफंडिबुलम से ओविडक्ट में प्रवेश करने के पश्चात ही निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो निषेचन की जो साइट है वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होती है, जो ये है। इस फैलोपियन ट्यूब के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनफंडिबुलम, जिसमें सामने ये फ्रिम्बी निकली हुई है, यानी ऐसे विलाई के समान झालरदार एरिया है, जो ओवम को प्राप्त करने के लिए होता है, सीलोम से ओवम को प्राप्त करने के लिए। जब ओवम इसके अंदर, इसके प्राथमिक भाग से लेकर आगे बढ़ता है, तभी वहां से लेकर यहां तक के बीच में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पर गर्भाशय है, गर्भाशय में अंदर की तरफ यहां पर एक टिश्यू जमा हुआ रहता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अंदर की तरफ जमे हुए टिश्यू को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और बाहर तक की तरफ वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो यहां लिख देते हैं एंडोमेट्रियम, और ये बाहर वाला मायोमेट्रियम। इस पॉइंट को, इस प्लग को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स जब निषेचन हो जाता है तो ये सर्विक्स बंद हो सकता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। ये वेजाइनल एरिया है, वेजाइनल एरिया, और ये वेजाइनल ओपनिंग। ये यूरेथ्रा है यूरिन के लिए, और जस्ट इसके ऊपर क्लाइटोरिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, क्लाइटोरिस, ये भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो ये है मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ये गर्भाशय से रिलेटेड है। यहीं पर भ्रूण का विकास होता है 280 दिन तक, और भ्रूण कंप्लीट होके
बाहर निकलता है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट बच्चे को जन्म देते हैं। कंप्लीट बच्चे को जन्म देने का मतलब वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब है कंप्लीट बच्चे को जन्म देने वाले। अंडे देने वालों के लिए हम लोग ओवी पैरस टर्म यूज करते हैं, और ओवो वीवी पैरस का मतलब होता है अर्ध विकसित बच्चे, जैसे कंगारू जो अपने अर्ध विकसित बच्चे को जन्म दे देते हैं, उसके बाद एक थैली मार्सुपियल पाउच में रखकर बच्चे को अपनी मेमोरी ग्लैंड के द्वारा डेवलप करते हैं। उसके बाद बच्चा उनसे अलग होकर जीवन यापन करने में सक्षम होता है, लेकिन ऐसा हमने नहीं होता। कंप्लीट बच्चे देने वाले प्राणी वीवी पैरस कहलाते हैं। तो मनुष्य कैसा है? वीवी पैरस प्राणी है। तो वन पेयर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम का पोर्शन, और उसके बाद ये यूटेरस, और यूटेरस के बाद आप देखते हैं सर्विक्स, वेजाइनल एरिया, और ये क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग। ये जो आपको एक लिप्स के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और ये अंदर वाला लिप्स कहलाता है लेबिया माइनोरा। प्यूबर्टी के टाइम इस लेबिया माइनोरा में ही वसा का जमाव हो जाता है, और भी चेंजेस होते हैं, जिसमें एक चेंज ये भी शामिल है। तो इस प्रकार ये मादा प्रजनन तंत्र है। अब ये मादा प्रजनन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मादा में ओवम का निर्माण एक साइकिल के थ्रू होता है, जो 28 डेज का होता है, जिसको हम लोग मादा प्रजनन तंत्र, ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाने के लिए भी हमको इस डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अभी इस पोर्शन को मिटा रहा हूं आपको, ताकि यहां से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक्सप्लेन करके हम इसी डायग्राम में उसको समझेंगे। अब हम आते हैं मादा प्रजनन चक्र। मादा प्रजनन चक्र, ये मादा प्रजनन चक्र वास्तव में मादा में प्यूबर्टी को दिखाता है। तो प्यूबर्टी का मतलब, सबसे पहले प्यूबर्टी के पॉइंट पर चर्चा कर लें, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मादा में जब प्यूबर्टी होती है, यौना आरंभ होता है, तो उनमें भी बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जैसे आवाज का पतली होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, और बहुत सारे सेक्स ऑर्गन जैसे लेबिया माइनोरा में वसा का जमाव, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर बनाते हैं। ठीक, इसके पश्चात वास्तव में मेन प्यूबर्टी में या मादा में यौना आरंभ में चालू होने वाला जो चक्र होता है, जिसका नाम है मादा प्रजनन चक्र। इसी के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, जो आजकल 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। 12 वर्ष से ही 12 से 14 वर्ष में मादा में यौना आरंभ चालू हो जाता है, और उस समय मादा प्रजनन चक्र जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका स्टार्ट होना यानी ओवम का निर्माण स्टार्ट हो गया। मादा प्रजनन चक्र का प्रारंभ होने का मतलब क्या है? क्या प्रारंभ हो गया? ओवम का निर्माण, क्योंकि ये ओवम के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसके स्टार्ट होने को, चालू होने की प्रक्रिया को मिनार्के कहते हैं, रजोदर्शन, मिनार्के। और ये जब तक चलेगा तब तक कोई मादा जो है वो गर्भ धारण करने में या प्रजनन करने के लिए सक्षम होती है, क्योंकि जब उसमें ओवम बनेगा तभी तो निषेचन होगा और तभी तो गर्भ धारण होगा। तो ओवम के निर्माण की प्रक्रिया है, तो ओवम का निर्माण ही 12 से 14 वर्ष में चालू हो रहा है, जो आगे चल के 45 साल की उम्र के पश्चात ये समाप्त हो जाता है। तो 45 साल की उम्र के पश्चात जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति हिंदी में, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। इसकी अपेक्षा अगर हम इंग्लिश का वर्ड याद रखते हैं तो मिनार्के स्टार्ट होने वाली प्रोसेस, और 45 ईयर में बंद होने वाली प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज। पॉज यानी रुकना, है ना। तो ये साइकिल यहाँ रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो ओवम का फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसके पश्चात कोई भी मादा जो है वो माँ नहीं बन सकती, ना इसके पहले बन सकती थी, है ना। केवल इस बीच में ही, इस पीरियड के बीच में ही कोई भी माँ जो है वो गर्भ धारण कर सकती है, क्योंकि ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मादा प्रजनन चक्र। अब इस मादा प्रजनन चक्र में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम लोग सबसे पहले कुछ डेट वाइज, क्योंकि ये 28 दिन का पीरियड होता है, इसमें 28 दिन के पीरियड में 28 डेज, इस 28 डेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
वो चेंजेस को हम लोग डे वाइज अभी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 28 डेज का जो साइकिल है वो सबसे पहले एक ओवरी में चलता है 1 मंथ, सेकेंड मंथ इस ओवरी से ओवम आएगा, सेकेंड मंथ में इससे चलेगा, है ना। तो सब अल्टरनेट 1 by 1 मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोनों ओवरी में चलता है, दोनों अंडाशय में चलता है, और ये ओवम के निर्माण की एक प्रोसेस है जिसमें हार्मोनल बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे स्ट्रक्चर साथ देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस साइकिल के पहले से 1 से लेकर 4 दिन तक, 1 से लेकर 4 दिन तक इसमें एक सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ तो उस समय ये एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम इस दीवार से निकल के खूब सारे ब्लड के साथ ओवम सहित यहां से डिस्चार्ज हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ अगले दिनों में इसके रिपेयर की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसके बाद 5वें दिन से लेकर 13 दिन तक हम आते हैं इस ओवरी में। 5वें दिन से लेकर इस 13 दिन में 5वें से 8वें दिन तक तो ये रिपेयरिंग भी चालू हो जाएगी, प्लस 5वें से 13 दिन तक यहाँ पर जो है ओवम का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो ओवम का निर्माण होता है पुटिका में, क्या में होता है? पुटिका में। तो पुटिका का निर्माण लिख सकते हैं, पुटिका का निर्माण हो गया तो अंदर उसके ओवम का निर्माण हो जाएगा, पुटिका का निर्माण इस प्रकार से। और जैसी 14 डे आता है यहां पर होता है अंडोत्सर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग यानी अंडे का सीलोम में बाहर निकल जाना, जैसा कि मैंने ये दिखाया आपको, ये निकल गया, इसको ओवम या एग कहते हैं। ओवम का बाहर निकल जाना, बाहर यानी सीलोम में आ जाना। सीलोम में आने के बाद ये कहां पर एंट्री लेगा? ये लेगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां से? इनफंडिबुलम की फ्रेमली से, वो इसलिए बनी हुई है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 15 डे से 19 डे में। 19 डे इसमें कार्पस लूटियम का निर्माण होगा, है ना। और इसमें देखा जाए तो निषेचन की प्रक्रिया भी होगी। तो कार्पस लूटियम का निर्माण, और निषेचन। क्यों निषेचन? क्योंकि अब अंडा फ्री हो गया है, फ्री होके वो फैलोपियन ट्यूब के अग्रभाग में आएगा। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि फैलोपियन ट्यूब के अग्रभाग से लेकर यहां तक निषेचन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहां से जब स्पर्म आएगा तो सबसे ज्यादा निषेचन के चांस यहां से यहां तक अंडे में होंगे। यानी हमेशा अंडे में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या ओवी डक्ट में। तो अभी अंडा यहां पर क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें स्पर्म के आने के चांसेस होंगे। अगर ये यहां निषेचित होता है, अगर यहां निषेचित होता है तो उसके निषेचन के लिए 15 से 19 डेज होते हैं। उसके बाद 20 से 25वें दिन यहां अगर निषेचन हो जाता है तो यहां पर निषेचन हो जाएगा। तो अंडे का स्थापित होना, गर्भाशय में अंडे का स्थापित होना, ठीक। और इसके पश्चात 26, 27 और 28 यानी 26 से 28 यहां पर अगर निषेचन होता है तो एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण का एम्ब्रियो का ठहरना। और इसके बाद भ्रूण का निर्माण यहां पर चालू हो जाएगा। और अगर निषेचन नहीं होता है तो यहां पर कार्पस लूटियम का नष्ट होना, लूटियम का नष्ट होना। इस प्रकार ये पूरे 28 दिन का साइकिल स्टेप बाय स्टेप इतने कार्यों के द्वारा कंप्लीट होता है। इसे मादा प्रजनन तंत्र या मादा प्रजनन चक्र हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग एक चक्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसको मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं।
अगर हमको उसको याद करना है एक सरल से फ्लो में, चक्र शब्द का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जब बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद प्रारंभिक अवस्था फिर से वापस आ जाती है तो उसके लिए हम लोग चक्र शब्द यूज करते हैं। इसलिए मादा प्रजनन चक्र इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है फॉलिकुलर फेज आती है। फॉलिकल मीन्स पुटिका का निर्माण, फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकल बनेंगे। फॉलिकल किस पर डिपेंड करेंगे तो आपको मालूम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पर। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो अपने दो हार्मोन को निकालता है, LH और FSH, जिससे फॉलिकल का निर्माण चालू हो जाता है 18 साल के बाद। फॉलिकल के निर्माण के बाद जब ओवम बन जाएगा और ओवम बनने के बाद बाहर निकलेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। तो यहाँ ओव्यूलेशन होगा, ये हो गया ओव्यूलेशन। जस्ट इसके पहले हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो होगा तो यहाँ पर आएगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 1 से 4 दिन जो होता है, यहाँ से 1 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुएशन। और इसके बाद यहाँ पर फिर से साइकिल इधर आ रहा है और यहाँ पर आती है कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन। कार्पस ल्यूटियम, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये पहले बनता है तो इससे प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने से एंडोमेट्रियम का जमाव जो है वो तेजी से होने लगता है और वो ज्यादा जमने लगता है कहां पर, गर्भाशय में। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लैक होगा, प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी, क्योंकि जब कार्पस ल्यूटियम जो है जब निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन की एकदम से क्या जाएगी, कमी हो जाएगी। तब ये वाला पीरियड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज, जो 1 से 4 दिन का तक चलता है। इसके बाद हमारा गर्भाशय जो है वो रिपेयर होता है और फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये लेकिन ये साइकिल पूरा का पूरा हमारी बॉडी के हार्मोन पर डिपेंड करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, इसमें ओवरी के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ने ओवरी का टीएस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ओवरी का अनुप्रस्थ काट, जैसे कि हमने टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट पढ़ा था, यानी वृषण का अनुप्रस्थ काट पढ़ा था, एक ओवरी का अनुप्रस्थ काट हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो मादा प्रजनन तंत्र है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंग हमारे लिए प्राथमिक जनन अंग जो था वो था अंडाशय। तो अंडाशय के अवधि की अगर हमको पढ़ना है, अंडाशय की अवधि की, तो उसके लिए हमको अंडाशय का सेक्शन काटना पड़ेगा। तो अंडाशय का अनुप्रस्थ काट के डायग्राम से इसकी औतिकी को स्पष्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको मिटा के आपको औतिकी समझाता हूं। अंडाशय की औतिकी वास्तव में अंडाशय के टीएस से प्राप्त की जा सकती है, टीएस ऑफ ओवरी। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम अंडाशय का टीएस काटते हैं तो सबसे बाहर हमको जो लेयर दिखाई देती है उस लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम, बाहर तो पेरिटोनियम होगी, अंदर की तरफ जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम है। और पूरा का पूरा ओवरी का एरिया अगर हम यहाँ देखेंगे, और ओवरी जो है हमारी बॉडी वॉल से जिस टिश्यू से जुड़ी होती है, जिस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको मीजो ओवेरियम कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इससे जुड़ी है तो मीजो ओवेरियम, ओवेरियम नाम के कनेक्टिव टिश्यू से हमारी बॉडी वॉल से जुड़ी हुई है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है। अब हम इस ओवरी के अंदर के पार्ट को देखेंगे तो ये ओवरी के अंदर का जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और अंदर का भाग मेडुला में डिवाइड दिखाई देता है। जो मेडुला वाला पोर्शन होता है वो पूरा स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स से भरा हुआ है, जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, ये सब आपको मिलेंगे। ये बीच का मेडुला वाला पोर्शन होता है। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है, किनारे का पोर्शन जो होता है, उस किनारे वाले पोर्शन में पुटिका के निर्माण की कई अवस्थाएं हमको दिखाई देती है। ये पुटिकाएं जो है बचपन में, ये पुटिकाएं जो होती हैं वो फीमेल में जो होती हैं वो काफी संख्या में होती है, यानी 2.5 लाख से 4 लाख तक होती है। बाद में इनकी संख्या केवल 10% यानी 400 के करीब रह जाती है। ये पुटिकाएं जो है इन्हीं के अंदर ओवम का निर्माण होता है। पुटिका बनाने वाली कोशिका ही अंदर धंसकर ओवम का निर्माण स्टार्ट करती है और एक साइड में इसमें एक कैविटी भी बनती है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। ठीक, तो ये पुटिकाओं के निर्माण की अवस्थाओं में हम लोग 4 अवस्थाओं को देख सकते हैं। एक होती है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, यानी सबसे पहली आदि पुटक, आदि पुटक। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल आती है जो उससे ज्यादा डेवलप होती है, उसी से बनती है।
और उससे ज्यादा डेवलप यानी ये सेकेंड स्टेज की हो गई। इसमें एंट्रम नाम की गुहा भी बन गई है और एक तरफ ओवम का निर्माण भी स्टार्ट है और ये हो गई एंट्रम। इसके बाद वेसिकुलर पुटिका। वेसिकुलर पुटिका इसका और बड़ा रूप होती है। एंट्रम इसमें स्पष्ट है और ओवम भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसकी चौथी और सबसे विकसित पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल सबसे विकसित पुटिका का भाग है जिसके अंदर ओवम पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। ये ओवम है और इसका साइड का पोर्शन जो है ये पूरी की पूरी कैविटी बनाता है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। ये ओवम अब यहाँ मैच्योर हो चुका है। अब ये मैच्योर ओवम जो है ये साइड में आता है। साइड में आके ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है ये मैच्योर ओवम को जो होती है बाहर सीलोम में निकाल देती है। इसी रचना को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 12 से 14वें दिन होता है। अब इसके बाद जैसे ये ओवम बाहर आएगा तो यहां पर एक ब्लड क्लॉट पड़ा रहता है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल ये खाली हो गया। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है और अब ये हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है। तो अब इसका निर्माण हो गया कार्पस लूटियम। हम लोग इसको कार्पस लूटियम लिखेंगे, कार्पस लूटियम। और ये कार्पस लूटियम जो है अब ये एंडोक्राइन फंक्शन काम करेगा। एंडोक्राइन फंक्शन यानी अंतस्त्राव, और ये हार्मोन निकालेगा और हार्मोन वही होंगे जो रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। एंडोक्राइन फंक्शन। मेन हार्मोन जो इसमें से निकलने वाले हैं वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार मादा प्रजनन तंत्र जो है वो मादा प्रजनन तंत्र यहां पर समाप्त होता है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा उन बिंदुओं पर हम फिर से चर्चा करते हैं और आज परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आपको लिखवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने आज मानव जनन में ये पढ़ा कि जनन क्या होता है। जनन जीवन की निरंतरता के लिए प्रत्येक जीव में अपने ही समान जीव को पैदा करने के लिए पैदा करने की प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। ये अनिवार्य जैविक लक्षण है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि प्रत्येक जीव का तो लाइफ स्पॉन जो होता है वो फिक्स होता है। उसके बाद जब वो जनन करेगा तभी उसकी जाति की निरंतरता या उसके वंश का आगे विकास संभव हो पाता है। हम यहाँ देखते हैं कि हमको मानव जनन पढ़ना था। तो मानव जनन में हमने देखा कि मानव बहुत अधिक विकसित प्राणी है। इसमें लिंग पृथक होते हैं, यानी मादा जनन तंत्र जो है वो मादा में मिलेगा और नर जनन तंत्र नर में मिलेगा। इसलिए जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने नर जनन तंत्र को अलग अध्ययन किया। उस नर जनन तंत्र को पूरा पढ़ने के बाद, पूरा लिस्टेड करने के बाद हम लोग ने अलग से जो हमारा प्राथमिक जनन अंग है वृषण, उसका टीएस अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया और उसके कार्य पढ़े। उसी प्रकार हमने मादा जनन तंत्र का अलग से अध्ययन किया और मादा जनन तंत्र में अलग से हमने जो मेन हमारा अंडाशय होता है उस अंडाशय की औतिकी को पढ़ने के लिए टीएस ऑफ ओवरी को हमने एक्सप्लेन किया। और ओवरी का मुख्य कार्य अब आपके सामने हो गया कि ओवरी का मुख्य कार्य है ओवम का निर्माण। जो ओवम का निर्माण वो 4 अवस्थाओं में करती है। वो चारों पुटिका की अवस्थाएं मैंने आपके सामने बताई। अब इसके पश्चात ओवम के निर्माण के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहां जिस फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, वही फॉलिकल बाद में कार्पस लूटियम का निर्माण करता है और वो कार्पस लूटियम जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हार्मोन भी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने इसको भी पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण जो है वो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन मादा में अंडाणु के निर्माण के लिए एक पूरा चक्र है जिसको मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जो स्टार्ट होता है 12 से 14 वर्ष से और 28 दिन का होता है जो 45 वर्ष तक चलता है, जिसके स्टार्ट को हम लोग मीनार के और समाप्त होने की प्रक्रिया को मेनोपॉज कहते हैं, जिसके बाद कोई भी मादा जो है वो मां नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि ये ओवम के निर्माण की प्रक्रिया है। ओवम के निर्माण की प्रक्रिया जो एक साइकिल के थ्रू फीमेल में पाई जाती है। जब तक ये साइकिल चलेगा तभी जो है कोई मादा जो है वो गर्भ धारण कर पाएगी, न इसके पश्चात न इसके पहले। तो ये मादा प्रजनन तंत्र की डे वाइज होने वाली घटनाओं को हम लोग ने लिस्टेड किया है ना। मेंस्ट्रुएशन, डिस्चार्ज 1 से 4 दिन तक,
5 से 13 दिन तक गुटिका का निर्माण, 14 दिन ओव्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। उसके बाद 15 से 19वें डे में कार्पस लुटियम का निर्माण होगा और 20 से 25 दिन में अंडे का स्थापित होना अगर निषेचन हो जाता है तो, और 26 से 28 दिन में कार्पस लुटियम नष्ट हो जाएगा अगर निषेचन नहीं होता, और मेस्ट्रुएशन डिस्चार्ज पुनः स्टार्ट हो जाएगा। अगले मंथ से ये साइकिल पुनः पहले वाली प्रक्रिया से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इतने टॉपिक को जिनको हमने आज डिस्कस किया है उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर आएगा कि प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं। और प्रजनन ये एक सामान्य क्वेश्चन है जो आपको पहले चैप्टर में भी आ सकता था, दूसरे में भी और इस तीसरे में भी। प्रजनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के बारे में बताना है। और इसके पश्चात यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे इसी तीसरे अध्याय में मानव जनन में। तो यहाँ का सबसे पहला प्रश्न होगा कि मनुष्य में प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य एक किस प्रकार का प्राणी, मैंने आपको बताया था, मनुष्य एक डायोसियस प्राणी, एक लिंगाश्रयी प्राणी है। इसमें नर जनन अंग नर में बनते हैं, मादा जनन अंग मादा में बनते हैं। ये सब जानकारी आपको बतानी होगी। इसके बाद आएगा अलग से प्रश्न आ सकता है आपको कि मनुष्य के प्रजनन में जो पुरुषों का जनन तंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं सचित्र समझाइए। तो नर जनन तंत्र को सचित्र समझाएंगे, नर जनन तंत्र के कार्य लिखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस यानी वृषण का अनुप्रस्थ काट, वृषण के अनुप्रस्थ काट की रचना अलग से आती और नर जनन तंत्र की संरचना अलग से आएगी। तो नर जनन तंत्र वाला दूसरा प्रश्न हो गया और वृषण का अनुप्रस्थ काट अगला प्रश्न हो गया। इसके बाद आता है मादा जनन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर, और मादा जनन तंत्र के बाद अंडाशय की अनुप्रस्थ काट पर आने वाला अगला प्रश्न होगा हमारा कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को समझाइए। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और ये वाला डायग्राम बताना पड़ेगा विथ लेबलिंग। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मादा में यौनारंभ और पुरुषों में यौनारंभ। ये दोनों हैं तो सरल क्वेश्चन लेकिन ये आते हैं कम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर आने वाला क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मादा प्रजनन चक्र। ये मादा प्रजनन चक्र जो है इसको जो मैंने अभी इसके पहले एक साइकिल से आपको बताया था उससे प्लस उसके बाद डे वाइज इसमें होने वाले चेंजेस, ये सबको आप लोग लिखेंगे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम लोग ने मानव प्रजनन चक्र को खत्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अभी इसका आधा पार्ट बच गया है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारे पास युग्मक जनन, युग्मक जनन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस युग्मक जनन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन के बाद निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया और अंडाणु और शुक्राणु एक कोशिका है जो जिनको हम लोग युग्मक बोलते हैं, उनकी अलग से संरचना। और इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणी विकास, और उस भ्रूणी विकास को पूरा पढ़ने के बाद प्लेसेंटा के बारे में भी जानकारी लेंगे और वृद्धि के बारे में जानकारी लेंगे।